अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में मैं बात करना चाहती हूं हमारे मुआशरे के मसाइल के हवाले से और उनके फिर हल के हवाले से भी। अक्सर औकात हम मुआशरे में मसाइल देखते हैं और मसाइल के साथ साथ यकीनन उनका हल भी हो रहा होता है। चूंकि मसाइल ज्यादा हैं, हल कम होता है, इस वजह से मसाइल हमें ज्यादा लगते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे कि सबसे बड़ी मिसाल, बहुत अच्छी मिसाल ईदी साहब की। आज तक लोग उनको फॉलो करते हैं, उनकी तस्वीर को अपनी वॉल पर पोस्ट करते हैं। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनको बयान करने के लिए मेरे अल्फाज इस काबिल नहीं और ना मेरी शख्सियत इस काबिल है कि मैं उनकी किरदार, उनकी पर्सनैलिटी पर बात कर सकूं, उनकी नीयत पर बात कर सकूं। ईदी साहब ने अपने जैसे बेशुमार और लोग भी इस फील्ड में लाए, जिनके सरों पर हाथ रखा, जिनको कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं आप काम करें, इंशाअल्लाह ताला मामलात ठीक हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। ईदी साहब का किरदार तो हमारे सामने है ही, इसके साथ साथ और भी बहुत से सोशल एक्टिविस्ट हैं मुआशरे में जो इस टाइम काम कर रहे हैं। जब हम बचपन से किसी बच्चे को देखते हैं कि उसके अंदर क्या सलाहियत है, तो हर बच्चे की सलाहियत दूसरे बच्चे से डिफरेंट होती है और वो सलाहियत जैसे जैसे पॉलिश होती है, टाइम के साथ साथ वो अच्छे अंदाज में उसको प्रेजेंट करने लग जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि लोग उसकी मिसाल देने लग जाते हैं। जनाब, आज के प्रोग्राम में जो पर्सनैलिटी मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद हैं, इन्होंने मैट्रिक से बाकायदा प्रॉपरली इस काम का आगाज किया, लेकिन 5th क्लास से इन्होंने ये सोचा कि भाई मैंने एक अच्छी सोशल वर्कर बनना है और मैं इस पर काम भी करूंगी। ऐसी क्या चीज थी जिसने इनको इंस्पायर किया, जिसने अट्रैक्ट किया कि हाँ मुझे ये काम करना है? इस पर मैं चाहती हूँ कि आज के प्रोग्राम में हम बात करें कि स्टार्ट क्या था और अब क्या क्या हो रहा है। इस टाइम कोरोना का मुआशरे को सामना है और कोरोना की सूरत हाल को देखते हुए बहुत से इंजेक्शंस जो हैं वो भी शॉर्ट हो गए। प्लाज्मा लोगों ने बेचना शुरू कर दिया। जहां पर कोरोना के मसाइल थे, लोग डर रहे थे कि कोरोना से अमवात हो रही हैं, वहीं पर अगर हम दूसरी बीमारियों की बात करें तो यकीनन अमवात तो उससे भी होती हैं, लेकिन कोरोना का ज्यादा कुछ खौफ है। इस पर मैं चाहती हूँ कि आज के प्रोग्राम में हम बात करें कि क्या क्या किया है। मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद हैं मायदा गफूर कयानी, जो कि बहुत अच्छी हमारी सोशल एक्टिविस्ट हैं। अस्सलामु अलैकुम मायदा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप बताएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो मायदा मुझे ये बताएं, बड़ी अच्छी सी प्यारी सी क्यूट सी लड़की हैं आप, और जो काम कर रही हैं ये बड़ा मुश्किल काम है, कैसे मैनेज करती हैं? सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। काम किस तरीके से करती हूँ, बहुत हेक्टिक काम है, काम खुद ही से मैंने चूज़ किया है। बहुत मुश्किल होती है काम करने में, पर्सनल लाइफ को भी साथ साथ डील करना होता है, लेकिन अब शौक पैदा कर लिया करना है तो आउट ऑफ द नो वे काम हो जाता है। ठीक है, तो वो कौन सी चीज थी जिसने आपको इंस्पायर किया, अट्रैक्ट किया 5th क्लास में कि मुझे इस पर काम करना है? 5th क्लास के बच्चे तो कह रहे होते हैं अपनी मम्मा को कि मैंने ये खेलना है, मुझे मोबाइल ले दें, मुझे टैबलेट दे दें। आपने क्या कहा था जाके मम्मा को, मैंने क्या करना है? वापस चले जाता है 5th क्लास में। बचपन में जब मैं 5th क्लास में थी तब ईथी चैप्टर मैंने पढ़ा था अपनी उर्दू क्लास की, उर्दू की बुक में। अच्छा। और तब उससे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो गई थी, बहुत ज्यादा मैं मोटिवेट हुई थी। लिटरली उसी दिन मैं घर आई, मैंने अपनी अम्मी को बोला मैंने अब्दुल सत्तार ईदी बनना है, मैंने उन जैसे काम करने हैं। अच्छा। और तब शायद मुझे अब्दुल सत्तार ईदी का इतना पता नहीं था। मैंने उनके ऊपर रिसर्च किया। अच्छा। मैंने उनके ऊपर उनकी स्टोरीज पढ़ी, मैंने उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। देन मैंने किया कि मेरे स्कूल में मेरी उस क्लास के लेवल में क्या क्या काम होते हैं। मुझे पता चला SOS विलेज हम लोग जाते हैं विजिट करने के लिए। अभी भी जाती? अभी भी जाती हूँ। मेरा भी बड़ा एक नरम गोशा है SOS विलेज में और मैं भी वहाँ जाती हूँ अक्सर, और स्पेशली ईद का दिन मेरी ये कोशिश होती है कि उन बच्चों के साथ गुजारा जाए। तो यही हुआ, मुझे पॉकेट मनी मिलती थी, मैं स्कूल वालों के साथ SOS विलेज जाती थी और उनके लिए मैं बुक्स लेकर जाती थी। अच्छा। डिफरेंट गिफ्ट्स लेकर जाती थी। देन उसके बाद 8th क्लास में फ्लड आया, अर्थक्वेक आया। ऑब्वियसली पाकिस्तान को उनके लोगों की ज़रूरत थी। आई वॉज इन आर्मी पब्लिक स्कूल आजम गेजन फॉर गर्ल्स। तब शायद बच्चों को पता नहीं होता होगा सोशल वर्किंग क्या है, बच्चों को पता नहीं होता होगा फंडिंग क्या है। आई वॉज द ओनली वन जो क्लासेस में जा जा के बच्चों को मोटिवेट करती थी। अच्छा। कि अगर आप पैसे नहीं दे सकते, आप कोई चीज़ें दे दें, हम चीज़ें उन तक पहुँचा देंगे। आप एटलीस्ट किसी भी तरीके से हेल्प कर दें मेरी। सारी चीज़ें खुद से कलेक्ट करना, प्रिंसिपल के ऑफिस में छोड़ना, उनको सारा डेटा दे करना। और तब मैंने अपने स्कूल में 200K कलेक्ट कर लिया था। तब आई वाज लाइक मैं कर सकती हूँ तो अब क्यों नहीं कर सकती। देन उन्होंने मुझे अपना सोशल वर्क क्लब का प्रेसिडेंट, सोशल वर्क क्लब का मेंबर बना दिया था। किस एज में? व्हेन आई वाज इन क्लास 8।
क्लास 8 में थी आप? ओके। देन जब मैं क्लास 10th में गई, सोशल वर्क क्लब की प्रेसिडेंट थी, ऑब्वियसली मुझे अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करना था। अब्दुल सत्तार ईदी आए थे लाहौर में, उनसे मैं मिले, उनको मैंने अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताया, 5 क्लास का मैंने अपना उनको स्टोरी बताई। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा दुआएं दी थी, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा और ऐसी अच्छी अच्छी बातें की थी कि जो अभी तक मुझे याद है। देन उन्होंने मुझे अपनी स्टैम्प दी थी। अच्छा, वो आज क्लास में? 10 क्लास में। 10 क्लास में मुझे उन्होंने अपनी स्टैम्प दी थी, वो आज मेरे पास है। अच्छा। देन इस तरीके से फिर मैंने अपना काम करना नहीं, उन्होंने क्या कहा था कि मायदा ये रही मेरी स्टैम्प, और अब जब भी कोई अच्छा काम करोगी तो वहाँ स्टैम्प लगाना, तुम्हें मैं याद आऊंगा? वो क्या अल्फाज थे? पता है, कोई भी ना किसी को टोकन ऑफ लव या टोकन ऑफ रिस्पेक्ट दे देना, वो आप अपने पास बहुत ज्यादा संभाल के रखते हैं। जैसे मैं ओल्ड एज हाउस विजिट करती हूँ, मेरी एक बर्थडे सेलिब्रेट की थी ओल्ड एज हाउस में, तो एक आंटी थी, उन्होंने मुझे 100 रुपीज दिए थे। अच्छा। उन्होंने कहा था मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं देने के लिए, आप ये पैसे रख लो। तो वो पैसे मैंने आज तक कहीं पे यूज नहीं किए, मैंने अपने पास रखे हुए। जब मैं स्टैम्प को देखती हूँ या उस 100 रुपीज को देखती हूँ ना, आई फील प्योर सेटिस्फेक्शन, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो मेरे लिए, लोगों के लिए बहुत छोटी सी चीज होगी, लेकिन मेरे लिए तो वो मोटिवेशन है, मेरे लिए बहुत बड़े गिफ्ट्स हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मायदा, जैसे कि मौजूदा सूरत हाल है कोरोना की, कोरोना से कितनी अमवात हो रही हैं, कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग ऐसे हैं जिनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, और कितने लोग ऐसे हैं जो भी इस कश्मकश में है जिंदगी और मौत की। इस दौरान हमें ज़रूरत थी डॉक्टर्स की, वेंटिलेटर्स की, इंजेक्शंस की, मेडिसिन की। यकीनन वो तमाम की तमाम ज़रूरियात जिस हद तक पाकिस्तान था उसने प्रोवाइड की, और मजीद आगे अरेंज करने की भरपूर कोशिश भी की और अपना किरदार भी अदा किया। लेकिन इसके साथ साथ हम अपने हर मसले, हर प्रॉब्लम और हर नेगेटिव चीज़ की जिम्मेदारी ठहरा देते हैं स्टेट को। स्टेट ने ऐसा कर दिया, हुकूमत ने ऐसा कर दिया, हमने कुछ नहीं किया, सब कुछ हुकूमत ने किया। हम लोग ये भी बड़ी जल्दी साथ ही कह देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जहां पर अच्छे लोग होते हैं वहां पर बुरे लोग भी होते हैं, ठीक है? अच्छे काम हो रहे हैं तो बुरे लोग भी साथ साथ अपना अपना काम कर रहे होते हैं। एक्टेम्ब्रा की जहां पर जरूरत पड़ी मुख्तलिफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, तो एक्टेम्ब्रा शॉर्ट हो गया। मेरा पर्सनली इससे वास्ता पड़ा, तो यकीन कीजिए मैं भी इसको अरेंज ना कर पाई। यानी एक्टेम्ब्रा की अगर हम ओरिजिनल प्राइस की बात करें वो तो चंद हजार रुपए है, लेकिन 3, 6, 5 लाख में भी ये इंजेक्शन बिका। क्या कहेंगी इस पे? मैं ये कहूँगी कि जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, ऑब्वियसली मास्क भी बहुत ज़्यादा महंगे हो गए थे, शॉर्ट हो गए थे। मैंने क्या क्या वेंडर्स ढूंढे जो मुझे कम प्राइस में मास्क प्रोवाइड कर रहे थे, मेडिकल किट्स दे रहे थे जो मैं ऑल ओवर द पाकिस्तान डॉक्टर्स को दे सकती थी। ठीक है। मैंने एक उनके साथ कमिटमेंट की, मैंने उनके साथ एग्रीमेंट साइन किया कि आप मुझे इस प्राइस में दे दें, ये फिर भी प्राइस बंदा ले सकते हैं इन प्राइस में मेडिकल किट्स वगैरह। देन वो मैंने ऑल ओवर द पाकिस्तान डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके। अदर देन दिस, उसके बाद बात आ जाती है प्लाज्मा में। ब्लड डोनेशन का काम तो मैं 4 साल से कर रही हूँ, ब्लड कैंसर्स के लिए कर रही हूँ, कैंसर पेशेंट्स के लिए कर रही हूँ। इस पर हम 1 बाय 1 बात करेंगे इन तमाम डोनेशंस पर, लेकिन एक्टेम्ब्रा पर पहले बात। एक्टेम्ब्रा इंजेक्शंस जब आए थे ना, तो मैंने लिटरली सोचा नहीं था कि मैं अरेंज करवा सकती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली वो ब्लैक में बहुत महंगे मिल रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था, और जरूरत ज्यादा थी और इतने मौजूद बहुत ज्यादा थी। लेकिन अल्लाह ताला रास्ते बनाते हैं। आउट ऑफ द नो वे एक पर्सन ने मुझसे कांटेक्ट किया था, वो एक फार्मेसी कंपनी में होते थे। अच्छा। उनकी रिसेंटली डेथ हुई थी मामा की कोरोना की वजह से। उनको पता था आगे जाके एक्टेम्ब्रा इंजेक्शंस जो है वो शॉर्ट हो जाएंगे और बहुत एक्सपेंसिव मिलेंगे। ठीक है। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया क्योंकि उनको पता था आई एम सोशल एक्टिविस्ट। ही सेड मायदा मेरे पास 500 इंजेक्शंस अवेलेबल हैं। आपने मुझे डिजर्विंग लोग देने हैं, उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, उनको मैं लो प्राइस में दूंगा। माशाल्लाह। मैंने एक पोस्ट बनाई, वायरल कर दी सोशल मीडिया पे। लिटरली 2 घंटों के अंदर सारे इंजेक्शंस खत्म हो गए थे। अच्छा। और ये जो मेरी पोस्ट थी ना, ये इंटरनेशनल लेवल पे रीच हुई थी। ठीक है। आउट ऑफ द कंट्री से मुझे कॉल्स आ रही थी, और इन अ डे मुझे 100 कॉल्स रिसीव होती थी। लोगों ने कहा जरूरत बहुत थी, डिमांड बहुत थी, जरूरत बहुत ज्यादा थी। लोगों ने मुझे कहा कि मैं डीलर हूँ, मैं इंजेक्शन सेल आउट करती हूँ, लेकिन लोगों को नहीं पता था कि मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ। और सबसे अच्छी बात, मजे की बात, उसके बाद जिन लोगों के पेशेंट्स की डेथ हो गई थी, जिनके पास इंजेक्शंस अवेलेबल थे, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, मायदा ये इंजेक्शन हमारे पास अवेलेबल है, इस प्राइस पे मैंने लिया था, इसी प्राइस में मैं आगे दूंगा, मुझे डिजर्विंग फैमिली चाहिए, अगर कोई मोस्ट डिजर्विंग फैमिली उसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। इस तरह लोगों ने मुझसे कॉन्टेक्ट किया था इंजेक्शंस के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अरेंज हो रहे हैं। और जहाँ तक मैंने कुछ लोगों के लिए ऑब्वियसली जहाँ पे अरेंज होते हैं वहाँ पे अरेंज नहीं भी होते, फिर मैंने
उनको प्लाज्मा अरेंज करवा के दिया. लाइक किसी तरीके से तो मैं उनकी हेल्प कर सकती थी ना. मैंने कहा इंजेक्शन अब मेरे पास अवेलेबल नहीं है, आप मुझे प्लाज्मा डिटेल्स दे दें, मैं वो अरेंज करवा दूंगी. ठीक है. यकीनन जहां पर एक्टेम्ब्रा की जरूरत थी वहां पर वो आपने अरेंज किया, चूंकि जरूरत ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है और इतने मौजूद नहीं, तो फिर साथ में प्लाज्मा भी होता रहा. आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे यहाँ फिर से वही बात आ गई कि अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं. प्लाज्मा अरेंजमेंट के हवाले से हम बात करें और प्लाज्मा को सेल करने की हम बात करें तो प्लाज्मा भी लाखों में बिका है और बिक रहा है. इसके साथ साथ कुछ गरीब घराने भी होते हैं, बल्कि मेजॉरिटी मैं ये कहूंगी कि मीडियम क्लास फैमिलीज होती हैं, हमारी बी क्लास फैमिलीज होती हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स से अपना ट्रीटमेंट करा रही होती हैं. अब आप किसी कोरोना का पेशेंट जो कि जिंदगी और मौत की कश्मकश में हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और वो सरकारी अस्पताल में पड़ा है, उसको आप कहें कि जी 3 लाख रुपए का प्लाज्मा मिलेगा और प्लाज्मा लगना बहुत जरूरी है, वो क्या करेगा? अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली जो बैकवर्ड एरिया से फैमिलीज आई होती हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही जाते हैं. वो क्या करेगा बताएं? फॉर एग्जाम्पल उसको कहा गया है कि भाई 3 से 4 लाख का प्लाज्मा लगना है, अरेंज करें, जरूरी है, क्या करेगा? वो ऑब्वियसली पैनिक होगा, टेंशन लेगा बहुत ज्यादा. वो बहुत ज्यादा डिसहार्ट हो जाएगा कि कहाँ से अरेंज करें. लेकिन उनके भी कोई कॉन्टेक्स्ट होंगे हॉस्पिटल में. अब ये है कि हॉस्पिटल में कोई ऐसे लोग होते हैं जो हमारे नंबर उनको प्रोवाइड कर देते हैं कि इनसे कांटेक्ट करें, ये आपकी हेल्प कर देंगे. अब जब मैं हॉस्पिटल में जाती हूँ, हॉस्पिटल के दीवारों पे मेरा नंबर लिखा होता है, ब्लड की जरूरत हो इनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा. अल्लाह ताला किसी के लिए रास्ता बना देते हैं, वसीले बना देते हैं. तो ऑब्वियसली उनके लिए अल्लाह ताला ने अगर रास्ता बनाना हुआ तो ऑब्वियसली बना देंगे. प्लाज्मा कितने अरेंज किए, कैसे अरेंज किए, कैसे अपनी पोस्ट को वायरल किया, कैसे लोगों ने कांटेक्ट किया और देते हुए क्या आपकी बातें होती हैं? बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट आपकी पीआर होना, आपकी वर्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. तो मेरे कॉन्टेक्ट इतने ज़्यादा थे कि लोगों ने मुझसे खुद कॉन्टेक्ट किया कि मायदा ये मेरा ब्लड ग्रुप है, मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ हूँ और ये मैं प्लाज्मा देना चाहता हूँ, आप मुझे रेफ़र कर दीजिएगा. इस तरीके से लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया. मैंने उन्हीं लोगों को मोटिवेशन बनाया दूसरे लोगों के लिए जो प्लाज्मा सेल करना चाहते थे. अब मैंने एक कॉल की, डिफेंस में एक फैमिली रहती है, उनको मैंने कॉल की कि मुझे प्लाज्मा चाहिए, आप डोनेट कर सकते हैं. उन्होंने साफ कह दिया हम लोग 50,000 का देंगे. अगर देखा जाए ना, कुछ लोग मजबूर होते हैं, उन्हें पैसा चाहिए होता है, उन्हें पैसा कहीं से भी मिले ना वो बस ले लेते हैं. उन्हें ये नहीं होता कि अगला काम अच्छा काम है या बुरा काम है. फिर मैंने उनको कन्विंस किया कि नहीं आप प्लाज्मा दें, आपको दुआएं मिलेंगी, अल्लाह ताला कोई और रास्ता बना देगा. खैर वो कन्विंस नहीं हुए, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर आउट ऑफ द नोवे हमें दूसरा डोनर दे दिया जो कहता था मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड देना चाहता हूँ. तो अच्छे लोग भी एक साथ मिल जाते हैं और बुरे लोग भी मिल जाते हैं. बिल्कुल ठीक है. जहां पर कोरोना से मैंने प्रोग्राम के आगाज में कहा कि बेशुमार अमवात हुई, इसी तरह से कैंसर की हम पेशेंट्स की अमवात को देखें, हम कार्डिक पेशेंट्स को देखें, हम इसके साथ साथ शुगर के देखें, इसके अलावा हम ब्लड प्रेशर के देखें, बेशुमार अमराज हैं ऐसे जिससे लोगों की अमवात हो जाती हैं. अब कोरोना चूंकि आजकल ताजा तरीन सूरत हाल ये है कि कोरोना से लोग डरे हुए हैं और जरा सी खांसी भी हो जाए, जुकाम भी हो जाए तो सबसे पहले ये कहा जाता है शायद कोरोना ही हो गया और वो अवॉइड करने लग जाता है. मे भी उसको कोरोना ना हो लेकिन तसव्वुर ये किया जाता है. इसी तरह से बाकी अमराज जैसे कि कैंसर, जैसे कि हम दिल के अमराज की बात करें, गुर्दे की बात करें, और बेशुमार अमराज हैं ऐसे, बहुत से ऐसे सीरियस पेशेंट्स हैं जो ऑलरेडी जिनको मुख्तलिफ किस्म की रेज लग रही थी, जो अंडर ट्रीटमेंट थे, उनकी भी अमवात हुई और वो वाले पेशेंट ज्यादातर इग्नोर हुए. हम कार्डिक पेशेंट्स की अगर हम बात करें तो कार्डिक पेशेंट्स पीआईसी की बात करें तो पीआईसी से जो मेडिसिन पहले मिला करती थी लोगों को, अब वो उनके घरों में पहुंचाई जाती है. बड़ा अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन अमवात का सिलसिला तो जारी है ना. जो हॉस्पिटल में अंडर ट्रीटमेंट लोग होते हैं वो उनकी भी तो डेथ हो जाती है. इस तरह से ऐसे लोग हुए इग्नोर. तो उस टाइम आपने क्या किया ऐसे लोगों के लिए? ऑब्वियसली जब कोरोना आया तो बहुत ज्यादा चीजों को इग्नोर किया गया. जैसे कि आपने हो गई किया नहीं गया, हो गई डिजीजेज आप देख लें, थैलेसीमिया के पेशेंट्स थे, कैंसर पेशेंट्स थे. थैलेसीमिया का आपको पता है जो बच्चा होता है उसको ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद ब्लड लगना पड़ता है. बिल्कुल. लेकिन हम लोगों ने अवेयरनेस दी. ऑब्वियसली पाकिस्तान में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. रमज़ान आता है, रमज़ान में लोग ब्लड देना कम कर देते हैं. रोज़ आए रमज़ान से पहले हम लोग ये करते हैं, ब्लड कैंप्स लगा लेते हैं. अभी भी हमने उनको अवेयरनेस दी कि ऐसे बच्चों को हमें इग्नोर नहीं करना, ऐसे बच्चों को हमने ब्लड देना है. इवन किसी की अगर हार्ट सर्जरी होती है उनको मैक्सिमम 6 ब्लड
ब्लड के बॉटल्स की जरूरत होती है. बिल्कुल. तो इट्स अप और एक माह गुजरते पता भी नहीं चलता. तो इट्स अप टू अस कि हम लोग किस तरीके से अगले बंदे को कन्विंस कर सकते हैं. हमारे जो हाथ में है हमें वो करना चाहिए, हमें अपना रोल प्ले करना चाहिए. हम लोग किसी की जान बचा सकते हैं ब्लड अरेंज करवा के, हम लोग किसी की जान बचा सकते हैं उनकी हेल्प करके. इट्स अप टू अस कि हम लोग किस तरीके से करते हैं. ब्लड डोनेशन में कितना काम किया इन दिनों में? ब्लड डोनेशन में तो एक्सट्रीम लेवल का काम किया. ब्लड डोनेशन का काम हो ही रहा था, उसके साथ साथ प्लाज्मा का भी काम किया, तो काफी ज्यादा हेक्टिक हो गया था. बहुत मुश्किल है. अटेंडेंट्स को कॉल करना, डोनर्स को कॉल करना, डोनर्स को कन्विंस करना, उनके पिक एंड ड्रॉप का अरेंजमेंट करवाना बहुत हेक्टिक होता था. और इन अ डे इतनी ज्यादा कॉल्स आ जाती थी, और उसके बाद डेटाबेस को मैनेज करना. अच्छा. और हमारे साथ क्या सीन हुआ, हमने डेटा मैनेजमेंट बना रहे होते थे, प्लाज्मा डोनर प्लाज्मा दे आता था, हमें कॉल आती थी पेशेंट की डेथ हो गई है. ऐसे हमें काफी ज्यादा न्यूज मिले. और फिर क्या बीतती है दिल पर? बहुत बुरी. हाँ. एक पिछले दिनों में ऐसा हो रहा था, एक घंटे के बाद न्यूज आई थी जिसको आप प्लाज्मा देने गए थे उस पेशेंट की डेथ हो गई, जिसको आपने इंजेक्शन दिया था उस पेशेंट की डेथ हो गई, जिसके लिए आपने वेंटिलेटर अरेंज करवाया था उसकी डेथ हो गई. तो इस तरीके की हमें काफी ज्यादा डिसहार्ट न्यूज भी मिलती थी. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. अच्छा, जहां पर हम ब्लड की बात करते हैं, थैलेसीमिया की बात करते हैं, ब्लड डोनेशन पर आपने बहुत सारा काम किया है, और अल्लाह ताला मजीद आपको काम करने की तौफीक अता फरमाए और आपकी रहनुमाई भी फरमाए. ये बताइए मुझे मायदा, कोरोना की वजह से भी और इससे पहले जैसे कि फ्लड का मामला आता है या कोई जलजला आ जाता है, आफत आ जाती है, अब कोरोना की आफत का हमें सामना है, तो इसमें डोनेशन बहुत जरूरी होती है लोगों के लिए. मुझे बहुत हैरानगी हुई, यकीन कीजिए, इससे पहले कभी हमने ऐसी वबा देखी नहीं थी. अपनी उम्र की अगर मैं बात करूं, आपकी बात करें, हमने नहीं मैं भी बड़ों ने इससे पहले कोई आफत देखी हो, माँ बाप ने या दादा दादी ने, हमने इससे पहले ऐसी आफत नहीं देखी थी. और जब इस आफत का हमें सामना करना पड़ा तो आप यकीन कीजिए, जो मैसेजेस लोगों की तरफ से आए, व्हाट्सएप ग्रुप्स में चूंकि हम लोग भी शामिल होते हैं, अगर हम न्यूज बुलेटिन्स की बात करें, वो भी चूंकि उनको भी हमें हैंडल करना होता है, उसमें भी होते हैं, तो लोग वो मुखय्यर हजरात यानी पाकिस्तानी कौम, जिसको आज से पहले ये कहा जाता था कि पाकिस्तानी कौम बड़ी डल है, इतनी अरेंजमेंट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुई जितनी अरेंजमेंट लोगों ने अपने तौर पर, मुखय्यर हजरात ने एक दूसरे की मदद की, उनके घरों में राशन भिजवाया, दवाइयां भिजवाई, जहां तक वो हेल्प कर सकते थे, और बेशुमार ऐसे काम हुए. और बड़ा अच्छा लगा कि पाकिस्तानी कौम अभी जिंदा है. क्या कहेंगी इस हवाले से कि आपने क्या क्या किया डोनेशन में? इस हवाले से मैं ये कहूंगी काफी छोटी छोटी एनजीओज ने अपना रोल जो है प्ले बहुत किया. अच्छा. एनजीओ से हटके भी, एनजीओज के हटके भी इंडिविजुअल लेवल पे काफी लोगों ने काम किया. बिल्कुल, बहुत किया. अब जैसे कि आप मुझे ले लें, मैंने अल खिदमत फाउंडेशन, ईदी फाउंडेशन को ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड किया. जैसे ये कोरोना की सिचुएशन आई, सारे लोग अपने अपने घर पर चले गए थे, सारे स्टूडेंट्स घर पे चले गए थे, वॉलंटियर्स की बहुत ज्यादा हमें कमी महसूस की, जिसके लिए हमें राशन पैकिंग करनी थी और वो ऑल ओवर द पाकिस्तान डिस्ट्रीब्यूट करना था. और राशन भी हमारे पास एक महीने का पैक होना था, और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फिर पैकिंग के अंदर ऑल ओवर द पाकिस्तान डिस्ट्रीब्यूट करना था. देन आई वाज द वन जिसने अल खिदमत फाउंडेशन और ईदी फाउंडेशन को ह्यूमन रिसोर्स दिया, वॉलंटियर्स दिए. वो लोग रमज़ान में सुबह जाते थे, अफ्तारी उधरी करते थे, राशन पैकिंग करते रहते थे, और उसके अलावा फिर राशन डिस्ट्रीब्यूट करने जाते थे. तो उन सारे वॉलंटियर्स का मैं काफ़ी ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगी. अदर देन दिस मैंने अपने उन पे भी राशन दिया. ऑब्वियसली आपके अगर कॉन्टेक्स्ट होते हैं तो आपको अपना ट्रस्ट भी उन पे बिल्ड आउट करना चाहिए कि वो आपको डोनेशंस क्यों दें. तो ये आप पे है कि आप उनको कैसे मोटिवेट करते हैं. मुझे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है कि मेरे पास अगर एक डोनेशन केस आता है, मैं स्टेटस लगाती हूँ, मैं डिटेल्स मेंशन कर देती हूँ, और 2-3 घंटे में वो केस क्लोज हो जाता है, मेरे पास डोनेशंस कलेक्ट हो जाती है. इवन मेडिकल डोनेशंस के ऊपर हम लोग काम नहीं करते, हम लोग शादी केसेस पे करते हैं, हम लोग फी केसेस पे करते हैं, हम लोग जिनको रेंट चाहिए होते हैं, जो सफ़ेद पोश फैमिली होते हैं, जिनको आजकल बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, जिनको पैसे नहीं, वो दूसरे से मांग नहीं सकते, और हम लोग कभी उनका नाम नहीं प्रोमिनेंट होने देते, हम लोग कभी उनका नाम हाईलाइट नहीं होने देते, सेल्फ रिस्पेक्ट खराब हो जाते हैं. एग्जैक्टली. तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस दौरान की. डोनेशन का काम अब भी जारी है? डोनेशंस का काम जैसे केसेस आ जाते हैं तो ऑब्वियसली वो कंटिन्यू रहता है. ठीक है. तो आप लेकिन आजकल ना जैसे लोगों को जॉब्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आजकल बेरोजगारी ज्यादा है, मैंने उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया हुआ है. अच्छा,
जॉब्स के हवाले से। अच्छा, जैसे कि कोरोना है और कोरोना की वजह से बहुत से और मसाइल भी पैदा हो गए जिसमें डोनेशंस आ जाती हैं और भी बहुत से मामलात आ जाते हैं, तो लोगों को ज्यादातर हायर करने की बजाय फायर किया गया, बेरोजगारी हो गई। मुख्तलिफ चैनल्स की बात करें, मुख्तलिफ मल्टी नेशनल कंपनीज की बात करें, स्कूल्स की बात करें, जिस भी इदारे को आप खोल लें वहां पे आपको नजर आएगा कि पहले 50 लोग थे, अब उसमें 10 रह गए। अगर बड़ी पैमाने पर हम बात करें तो वो आधे रह गए लोग, जो रह गए हैं उनकी सैलरीज को डिडक्ट किया गया। यानी चूंकि माशी तौर पर हम मजबूत नहीं रहे, इस वजह से ये मामलात देखे गए और ऐसे मामलात हुए भी। तो जॉबलेस की जहां पर हम बात करें, बेरोजगारी की हम जहां पर बात करें, वहां पर आपने कहा कि मैं जॉब्स प्रोवाइड भी करती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका क्या तरीकाकार है? वो तमाम लोग जो इस टाइम आपको प्रोग्राम में देख रहे हैं, उनको अच्छे अंदाज में मोटिवेट कीजिए कि अगर वो जॉबलेस हो गए हैं तो सबसे पहले तो यकीनन उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए ना। सबसे पहले जब इंसान देखता है अच्छा नौकरी चले गई है, सबसे पहले स्ट्रेस, टेंशन, ठीक है, फिर उससे आगे मजीद मसाइल हो जाते हैं। फिर आगे आपने उनको जॉब कैसे प्रोवाइड करनी है ये भी बताएं। यू हैव 2 minutes। ओके, सबसे पहले तो मैं ये एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ। आपने चैनल का नाम लिया, ऑब्वियसली मीडिया चैनल्स के अंदर काफ़ी लोगों को निकाल दिया गया था। वो किसी के आगे हेल्प नहीं मांग सकते थे। उन्होंने भी, एक मीडिया चैनल पर्सन ने मुझसे कांटेक्ट किया कि इतने हमारे पास मीडिया के केसेस हैं, उनको राशन चाहिए, और हमने उनको इवन राशन प्रोवाइड किया था। दे सेड हम आपकी पब्लिसिटी करेंगे, हम लोग अपने न्यूज़ चैनल्स को लेकर आएंगे, हम लोग अपने न्यूज़पेपर्स वगैरह हर किसी को लेकर आएंगे। वी सेड हमें आपकी पब्लिसिटी नहीं चाहिए, आप सिर्फ आएँ, अपने राशन उठाकर ले जाएं। अब बात आ जाती है जॉब की। जॉब की बात ये है कि काफ़ी लोग मेरे पास है जिनको जॉब चाहिए, और काफ़ी लोग मेरे पास ऐसे हैं जिनको लोग चाहिए, जिनको न्यू टैलेंट चाहिए, जिनको न्यू फेसेस चाहिए। उनको पता है मेरे पास काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिनको जॉब चाहिए होते हैं। वो मुझे पोस्ट बना के दे देते हैं कि मायदा इस पोस्ट के लिए हमें ये पर्सन रिक्वायर्ड है, ये लोकेशन है, ये पे पैकेज है, ये टाइमिंग्स होंगी। जिसने भी हमसे कांटेक्ट करना हो आपके रेफरेंस से हमें सीयू व्हाट्सएप कर दें या ईमेल कर दें। मैं किसी को पर्सनली सेंड नहीं करती, मैं व्हाट्सएप स्टेटस लगा देती हूँ और सोशल मीडिया पर स्प्रेड आउट कर देती हूँ। लोग मेरे रेफरेंस से कांटेक्ट करते हैं और फिर लोग ही मुझे आके बताते हैं मायदा थैंक यू सो मच, आपके रेफरेंस से हमने कांटेक्ट किया था, मुझे जॉब मिल गई। इसी के अंदर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। एक लड़की थी, उसने काफ़ी जगह जॉब के लिए अप्लाई किया, उसे जॉब नहीं दी गई क्योंकि वो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन वो मेरे पास आई, मैंने उसको घर के पास ही जॉब दिलवा दी। और उसने मुझे एक मैसेज किया कि मायदा मेरे बाबा की डेथ हुई थी रिसेंटली, और उनके बाद मैं अपने घर का सहारा बनना चाहती थी। आपके रेफरेंस से मुझे जॉब मिल गई और उनका ड्रीम पूरा हो गया। ऑल्दो ये जॉब, इस जॉब से मुझे बहुत कम पैसे मिल रहे होंगे, लेकिन मुझे एक स्टेप तो मिला, जिस स्टेप से मैं आगे बढ़ सकती हूँ। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यस दिस इज इट। तो लोग मुझे आके बता रहे थे मायदा आपके रेफरेंस से हमने अप्लाई किया था, आपके रेफरेंस से हमें जॉब मिली। काफ़ी लोगों को जॉब नहीं मिलती, लेकिन मैं उनको मोटिवेट करती हूँ कि मे बी आप एलिजिबल नहीं थे, आपको दोबारा कॉल कर ली जाएगी, या मेरे पास दोबारा और ज़्यादा चांसेस आएंगे, आप तब अप्लाई कर लीजिएगा। तो इस तरीके से मैं जॉब का अरेंजमेंट करवाती हूँ। अब काफ़ी हेक्टिक हो गया, हर पोस्ट में व्हाट्सएप स्टेटस पे नहीं लगा सकती, सोशल मीडिया पे नहीं लगा सकती, इसलिए मैंने सोचा कि इसे वास्ट कर लिया जाए। वेबसाइट बना रही हूँ मैं, इंशाल्लाह वेबसाइट पे काम है, वो सोशल वर्क से भी रिलेटेड होगा और जॉब से भी रिलेटेड होगा। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि जॉब्स के हवाले से आपने बड़ी अच्छी स्टोरी भी हमारे साथ शेयर की है। अक्सर औकात आपके पास लोग आते हैं वो जिनको जरूरत होती है किसी न किसी चीज की, वो पैसों की सूरत में, वो प्लाज्मा की सूरत में, वो जॉब की सूरत में, या एक्टेमरा की सूरत में, या इसके अलावा डोनेशन की सूरत में। आप उनकी हेल्प करती हैं। यकीनन जो जरूरतमंद की मदद करता है ना, जरूरतमंद को वो बंदा या बंदी भूलते नहीं है। ऐसा ही है, चाहे दिन बदल भी जाएं लेकिन वो शख्स भूलता नहीं है, उसको याद रहता है कि उस टाइम इसने मेरी मदद की थी, और यकीनन फिर दिल से दुआ ही निकलती है। आपके पास कोई ऐसी स्टोरी या कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसी लड़की आई हो जिसका वाकया आपको आज तक नहीं भूलता? बिल्कुल याद है। एक पर्सन था, उसका ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव था, और वो ब्लड देने गया एक फैमिली को जो कि गाँव से आई हुई थी। उनको कहीं से ब्लड नहीं मिल रहा था और वो उम्मीद हार गए थे। दे वर लाइक हमें ब्लड शायद ना मिले, लेकिन मैंने उनको अरेंज करवा के दिया। तो वो जो फैमिली है जिनको ब्लड दिया गया था ना, वो अपने गांव से ना, जो उनकी स्पेशल चीज़ें होती हैं, घी हो गया, सौगात,
साग हो गया, whatever जो भी उनके पास होते हैं ना, वो उस डोनर को भिजवाते हैं, हर महीने भिजवाते हैं. अब मेरे रेफरेंस से अगर किसी को जॉब लग जाती है ना, वो पैसों को लेकर ना लाइक उनका माइंड डाइवर्ट नहीं होता. वो कहते हैं मायदा इतना पार्ट हम लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन को एज अ डोनेशन देंगे. माशाल्लाह. ऐसे लोग भी होते हैं. तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटे छोटे के लोगों के तरफ से रिएक्शंस हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. ऑर्गेनाइजेशन बनाई है? ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और छोटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही हूँ. अच्छा, काम करिए, कनेक्ट है. मीम फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी फुल फॉर्म है मोहम्मदी फाउंडेशन. इसकी यहाँ पे मैं स्टोरी शेयर करना चाहूँगी. जब अब्दुल सत्तार ईदी की डेथ हुई थी तो मेरे सीनियर है मोहम्मद अबू बकर, वो सो रहे थे और उनके ख्वाब में आया एक बंदा जा रहा है. हर जगह बहुत ज़्यादा ना हरियाली बिल्कुल भी नहीं है, बंजर ज़मीन है. और जैसे वो बंदा जाता है ना, वो मोहम्मदी वर्ड बोल कर जाते हैं. अब वो बंदा पास आउट हो ही जा रहे, चली जा रहे गली से, और एकदम से वहाँ पे हरियाली आ जाती है और वो बंदा मोहम्मदी वर्ड बोलते हैं. उन्होंने मुझसे डिस्कस किया कि मायदा आप काफ़ी सोशल एक्टिविस्ट है, काफ़ी काम करें, मैं ये ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता हूँ मोहम्मदी फाउंडेशन, मीम फाउंडेशन के नाम से, तो आप मेरी हेल्प करेंगे? मैंने कहा ज़रूर, बिल्कुल करूँगी. अच्छा. तो अब्दुल सत्तार ईदी की जैसी डेथ हुई थी ना, मैंने उन्होंने मीम फाउंडेशन बनाई थी, मुझे इसका को फाउंडर बना दिया था, जनरल सेक्रेटरी बना दिया था. मैंने जिन लोगों को नहीं पता था सोशल वर्क कैसे करना है, मैंने उनको सिखाया कि सोशल वर्क के लिए आपको किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं होती. ठीक है. इंडिविजुअल लेवल पे भी आप अपना रोल अदा कर सकते हो. बिल्कुल ठीक है. तो ये एक छोटा सा मीम फाउंडेशन मुझे काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट देती है. इवन वहाँ पे जो लोग हैं काफ़ी मेरे से ज़्यादा एज के हैं, लेकिन द वे दे गिव मी रिस्पेक्ट, इट मैटर्स अ लॉट. सो दिस इज द स्मॉल स्टोरी. ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी स्टोरी. स्मॉल, और स्मॉल में बहुत कुछ समाया भी हुआ है. बड़ी अच्छी स्टोरी आपने हमारे साथ शेयर की है. अच्छा मायदा, ये तो बात हो गई ना आपके करियर की, और जो आपने काम किया है, सारे का सारा आपका किरदार, आपका जो जहाँ पे आपने काम किया वो आपने बयान किया है. हर शख्स एक अच्छा सोशल वर्कर बन सकता है अगर वो बनना चाहे और अगर वो काम करना चाहिए. आप क्या समझती हैं मायदा गफूर कयानी कि अगर मुझे रखें या इसके अलावा और किसी शख्स को रखें, किसी को भी आप रख लें फॉर एग्जाम्पल, तो उसको एक अच्छा सोशल वर्कर बनने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, और सबसे पहले ज़हनी तौर पर उसको अपने आप को तैयार करना है, उस हवाले से गाइड कीजिए. इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी, तरबियत मैटर करती है, मेंटेलिटी मैटर करती है, अच्छा रहना, अच्छा करना मैटर करता है. अगर आपकी मेंटेलिटी बिल्कुल ठीक है तो आपको पता है कि आपने किसी गलत रास्ते पे नहीं जाना, आपने सही रास्ते पे जाना है. अगर आपके पास कहीं से डोनेशन केसेस आते हैं तो आप उसको गलत रास्ते में भी लेके जा सकते हैं, आप उसको सही रास्ते पे भी लेके जा सकते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन योर मेंटालिटी, इट्स डिपेंड ऑन योर तरबियत. अच्छा कैसे कर सकते हैं, अच्छा कैसे किया जा सकता है. तो मैं इसके अंदर यही कहूँगी कि एक सोशल वर्कर बनने के लिए आप अपनी मेंटालिटी, अपनी नीयत बिल्कुल ठीक रखें. आप देखें कि आपने सिर्फ और सिर्फ सीधे रास्ते पे जाना है, आपने अपना फेम के लिए नहीं सोचना, आपने अपने लिए नहीं सोचना, आपने सिर्फ दूसरे को सोचना है. दूसरे का दर्द ज़्यादा मैटर करता है. अपने आप को आप भूल जाएं, बस दूसरा ही है. जो भी करना, आपने ह्यूमैनिटी को प्रायोरिटी देनी है, आपने अगले को प्रायोरिटी देनी है, जो कि बहुत रेयर केसेस में अगले बंदे को आप खुद को इग्नोर करके अगले बंदे को प्रायोरिटी देते हैं. ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है. ठीक है. अच्छा मुझे ये बताइए, जैसे कि सोशल वर्कर के तौर पे हम बात कर रहे हैं, सोशल डेवलपमेंट्स कैसे हो सकती हैं, इंडिविजुअली भी और दूसरे अंदाज में भी? ऑब्वियसली हर चीज़ में सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आ जाता है, सोशल डेवलपमेंट एक्शन आ जाता है. एक्शन इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जी. बीइंग अ सोशल वर्कर या बीइंग अ इंडिविजुअल पर्सन, आपको किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है. आपने जस्ट देखना है पाकिस्तान में कितने ज़्यादा मसाइल हैं, उन मसाइल को आप किस तरीके से उन पे काम कर सकते हो. आपके अंदर कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ ये मसाइल पाकिस्तान में, मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ. ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है. आप उस मसाइल को लेकर बैठ जाओ, आप उसके ऊपर वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो, आप उसके अंदर टीम इंगेज कर दें, लिटरली प्लेटफॉर्म खुद बनता जाएगा. ठीक है. जब एक पर्सन अकेले से स्टार्ट करता है, लोग खुद ब खुद मिलने लग जाते हैं, और कुछ लोग आपके साथ काम करके आपको दूसरे लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है. सही. कुछ लोग आपके साथ काम करते हैं, आपको छोड़ जाते हैं, नए लोग आ जाते हैं, आप नए लोगों से सीखते हो, आप दूसरे लोगों को सिखाते हो. तो बेसिकली दिस इज द सोशल एक्शन प्रोजेक्ट
کہ آپ مسائل دیکھیں پاکستان کے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان کو کس چیز کی ضرورت ہے، آپ پاکستان کو کس طریقے سے اپنا دے سکتے ہو. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جب بھی کوئی شخص ایک اچھا کام کرنے لگتا ہے نا تو ہمیشہ کی طرح اس کو اچھے الفاظ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو برے الفاظ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کو اپریسیشن بھی ملتی ہے. ہر شخص اپنے اپنے ظرف کے مطابق اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے. جہاں پر آپ بات کرتے ہیں تنقید کی، کرٹیسائز کرنے کی، تو سٹارٹ میں آپ کو بھی اس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اور کس حد تک کرنا پڑا تھا؟ سب سے پہلے تو obviously فیملی کرٹیسائز کرتی ہے. میں نے گھر والوں کو نہیں بتایا تھا، لائک امی کو بتا دیا تھا کہ میں نے سوشل ایکٹیوسٹ بننا ہے، یہ نہیں بتایا تھا میں نے کام شروع کر دیا. جب میں اسکول سے لیٹ گھر آتی تھی امی کو نہیں بتاتی تھی کوئی، میں ان سے بس میں ایکسکیوز بنا لیتی تھی. پھر اس کے بعد کیا ہوا، جب اماں کو کسی اور سے پتہ چلنا شروع ہوا نا، واٹ آئی ڈیڈ، میں نے امی کو اپنے جو میں کام کرتی تھی وہ بتانا شروع کر دیا. میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ انٹروڈیوس کروانا شروع کر دیا. ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا فیملی کی طرف سے. اماں واز لائک چلو ان کے ساتھ کام کرتی ہے، اچھے لوگ ہیں، ان کو بہت پازیٹیو وائبس آئی تھی. فیملی نے مجھے سپورٹ کیا. فیملی میں کوئی بھی، میری فیملی میں اتنا زیادہ سوشل نہیں ہوگا جتنے میں سوشل ہوں گے. فیملی میں الحمدللہ فائنینشلی مجھے سپورٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ آپ یہ لو فنڈس لگاؤ یہ کرو، لیکن ان کی جو ایموشنل سپورٹ ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اور اس سے سب کچھ ہو جاتا ہے. اس سے سب کچھ ہو جاتا ہے. تو obviously اگر آپ کو فیملی سے کرٹیسائز نہیں کیا جا رہا تو آپ باقی سب کی کرٹیسائز وغیرہ بھی اگنور کر دیتے ہیں. ابھی جہاں تک مجھے بہت زیادہ رسپیکٹ دی گئی، سپورٹ کیا گیا، بہت زیادہ موٹیویٹ کیا گیا، اپریشیٹ کیا گیا. لیکن کافی لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ بلڈ سیل کرتی ہیں، آپ پلازما سیل کرتی ہیں، آپ انجیکشن ڈیلر ہیں. لوگوں کو تو نہیں پتا نا کہ میں کیا کام کر رہی ہوں، کچھ لوگوں کو پتا بھی ہے میں کیا کام کر رہی ہوں. لیکن جب لوگوں نے مجھے کہا آپ نے بلڈ نہیں ارینج کروایا ہماری ماما کی ڈیتھ ہوگی، آپ نے پلازما نہیں ارینج کروا کے دیا ہماری بہن کی ڈیتھ ہوگی. اب ڈیتھ جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں صرف ایک ٹرائی ہے جو ہم لوگ جس ٹرائی میں ہم لوگ اپنا 110% دیتے ہیں. زبردست. جب کوئی کرٹیسائز کرتے ہیں نا لٹرلی ہم لوگ بہت زیادہ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں. ہم لوگ ڈپریشن. آپ بھی ڈسہارٹ ہوتی ہو؟ بہت زیادہ. ابھی تک مینٹلی بندہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے کہ اگلے بندوں کے لیے ہم لوگ اتنا. رات کو میں 2 بجے سو رہی ہوتی ہوں، مجھے کال آتی ہے مائدہ بلڈ ارینج کروا دیں. اگلا بندہ میرے لیے اننون ہوتا ہے لیکن میں پھر بھی اٹھ کے ان کے لیے بلڈ ارینج کرواتی ہوں. میں نے ہیومینٹی کو پرائیورٹی دی ہوئی ہے. میں اپنے پرسنل فنکشن مس کروا دیتی ہوں، میں اپنی پرسنل گیدرنگس مس کروا دیتی ہوں جسٹ فار دا سیک آف ہیومینٹی، کیونکہ ہیومینٹی کو میں نے چوز کیا ہے. یہ بہت ریئر لوگ ہوتے ہیں جو ہیومینٹی کو پرائیورٹی دیں. پھر بھی جب آپ ایسی کرٹیسائز والی باتیں سنتے ہیں تو اوبیسلی آپ بہت زیادہ ڈسہارٹ ہوتے ہیں. لیکن آن دا ادر ہینڈ یہی چیزیں آپ کو اسٹرانگ کرتی ہیں. آن دا ادر ہینڈ جب آپ اگلے لوگوں کو کر کے دکھاتے ہو نا، یہ بندی کو جب لوگ آ کے کہتے ہیں نا ہم نے مائدہ آپ کو ایسا سمجھا تھا، ہم نے آپ کو بلڈ ڈیلر سمجھا تھا، پلازما ڈیلر سمجھا تھا، لیکن آپ ایسی نکلی، لٹرلی وی آر سوری. وہ لوگ سوری کرتے ہیں. اچھا. کچھ لوگ واپس آگے سوری کرتے ہیں کہ وی آر ریئلی سوری، ہم نے آپ کو اتنا برا سمجھا تھا، لیکن یو آر ریئلی ویری ڈفرینٹ اینڈ یو آر ڈوئنگ سو مچ گڈ. زبردست. اچھا اسی طرح سے جیسے کہ ہم کسی کو تنقید کرتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں یہ اچھا کام کر رہا ہے، تو جب اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو جب تنقید ہوتی ہے تو آبویسلی آپ کے جو ایکسپریشنز ہیں، آپ کے جو الفاظ ہیں، آپ کی جو زبان ہے وہ تھوڑی سی ہیزیٹیٹ ضرور ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہیزیٹیشن نہ ہو، تھوڑی سی ہوتی ہے. اور جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ آپ کی وجہ سے میری اماں کی جان بچ گئی یا آپ کی وجہ سے، یقیناً جذبات میں یہی لفظ نکل رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو جب یہ کہا جاتا ہے تو اس میں آپ خوشی سے پھول بھی نہیں رہے ہوتے اور یقیناً آپ اندر سے کہہ رہے ہوتے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں وسیلہ بنی. زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، نہ مائدہ کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی ایم ایس کے ہاتھ میں ہے. ہاں، کسی کی تکلیف میں کمی کر دینا، کسی کی ضرورت کو پورا کر دینا، کسی کے زخم پر مرہم رکھ دینا، میں کہتی ہوں اصل انسان ہی وہ ہوتا ہے. صحیح ہے نا؟ ہم تو کسی کو نہیں بچا سکتے، بچانے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. آپ نے ورڈ یوز کیا مائدہ ہیومینٹی، ارے کیا لفظ آپ نے استعمال کیا، انسانیت. انسانیت ہمارے ہاں بہت کم رہ گئی ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ ختم ہو گئی ہے، لیکن کم رہ گئی ہے، زیادہ نہیں رہی. جبکہ اگر ہم آج سے ذرا پچھلے ادوار کی بات کریں، اپنے باپ دادا پیرنٹس کی بات کریں، تو اس ٹائم آپ بھی کس سے کہانیاں اپنی امی ابا سے سنتی ہوں گی کہ ہمارے دور میں بڑے اچھے حالات ہوتے تھے، اکٹھے کھیلتے تھے، اکٹھے کھانا بھی کھایا جاتا تھا، کمبائن فیملی سسٹمز ہوتے تھے، کسی کی بیٹی اور اپنی بیٹی میں فرق نہیں سمجھا جاتا تھا. اگر میرے گھر میں 6 بیٹیاں ہیں تو ساتھ والے گھر کی 2 ہیں اور وہ غریب لوگ ہیں تو وہاں کھانا بھی بھجوا دیتے. بڑا اچھا تعلق تھا ایک دوسرے کے ساتھ.
اب کیا حالات ہیں؟ اب یہ حالات ہیں کہ ساتھ والے گھر میں کسی نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا, کوئی بیمار ہے یا نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں ہوتا. یہاں تک کہ آپ کو الاؤ نہیں ہے کہ آپ کسی کے گھر چلے جائیں. ایسے ہی ہے نا, مطلب دور بدل گیا, حالات بدل گئے. نہیں, ہم بدل گئے. ایگزیکٹلی. کیا کہیں گے یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گی, پچھلے زمانے میں اکنومیکل جو ہمارا تھا نا وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا تھا. اکنومیکلی پاکستان بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا تھا, اپنی رسپانسبلٹی کا پتہ ہوتا تھا, ساتھ ساتھ دوسروں کی رسپانسبلٹی کا پتہ ہوتا تھا کہ کس طریقے سے ہم لوگ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. آج کل لوگ کہتے ہیں ہمارا اپنا کام ہو جائے نا وہی کافی ہے, اگلے کا کام ہو یا نہ ہو. اب جیسے کرونا والی سچویشن ہے, ہمارے ساتھ والے گھر میں کرونا پیشنٹس ہوتے ہیں یا ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے, ہم لوگ ان کے گھر جاتے نہیں ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم لوگ ان کے گھر گئے تو پھر سمٹمس آ جائیں گے. اس طریقے سے بھی مینٹیلٹی بنائی ہوئی ہے. ہم لوگ اپنے SOPs کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں, ہم لوگ چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہم لوگ خود سے نہیں کرنا چاہتے. پہلا زمانہ جو تھا نا بہت ریلیکسنگ زمانہ تھا, بہت اچھا فیل ہوتا تھا, مزہ آتا تھا. تب بہت زیادہ بیماریاں بھی آتی تھی لیکن ہم لوگ اوور کم کر لیتے ہیں, ہم لوگ اتنا زیادہ پینک نہیں ہوتے تھے. پہلے والی جو جنریشن تھی وہ کبھی بلیک کا کام نہیں کرتی تھی, تب چیزیں جو تھی شارٹ نہیں ہوتی تھی, تب ہر چیز بہت آسانی سے ہو جاتی تھی, مل جاتی تھی اور ہم لوگ اوور کم بھی کر لیتے. اچھا, وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے ترقی بھی کی ہے, ہماری ضروریات بھی بڑھی ہیں, ہماری سہولیات بھی بڑھی ہیں. جہاں ضروریات بڑھی ہیں سہولیات بھی بڑھی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ جیسے ترقی ہے, مطلب ہماری اماں ابا کے دور کی جوانی کی بات کریں تو موبائل تو نہیں تھا نا, PTCL فون ہوتا تھا اور وہ بھی محلے میں ایک آدھ گھر میں ہوتا تھا, اسی پر فون آتا تھا اور میسج پہنچا دیا جاتا تھا کہ 10 بجے دوبارہ کال آئے گی تو فیملی آ جائے اور بیٹھ کے سن لے. اور وہ PTCL بھی کسی کسی گھر میں ہوتا تھا, کسی اچھے کھاتے پیتے گھر میں ہوتا. اب آپ بچے کو دیکھیں اس کے پاس موبائل ہوگا لیکن اس کو اپنے دادا دادی, نانا نانی, چچا چچی یا اس طرح کے اور رشتوں کے حالات کا نہیں پتا ہوگا. موبائل ڈیوائس ہاتھ میں ہوگی اور اچھی والی مہنگی والی ہوگی, اینڈرائڈ سسٹم ہوگا, لیکن پتا نہیں ہوگا. مطلب ہمارے پاس سہولیات بھی ہیں, ہمارے پاس تمام کی تمام ترقی یافتہ ممالک میں ترقی یافتہ معاشرے میں جو چیزیں ہونی چاہیے وہ بھی ہیں, لیکن پھر بھی ہم نے ترقی نہیں کی, ہم پیچھے کو گئے. مجھے ایسا لگتا ہے. بالکل, آئی ایگری ود یور ورڈس. ہم لوگ بہت زیادہ پیچھے کو چلے گئے کیونکہ ہمارے پاس اگر چیزیں ہیں تو ہم لوگ چیزوں کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہیں کر رہے, ہم لوگ اوور یوٹیلائز کر رہے ہیں, ہم لوگ اور لمٹس کراس کر رہے ہیں. ہم لوگ کے گھر میں فیملی ہوتی ہے, ہم لوگ موبائلس کے ساتھ لگے ہوتے ہیں, گھر والوں کے ساتھ بہت زیادہ کمیونیکیشن گیپ آیا ہوا ہے. جو ہمارے اتنے عزیز نہیں ہوتے ان سے ہم لوگ 24 آورس بات کر رہے ہوتے ہیں. پھر غلطی تو ہمارے اندر ہی ہے نا. اگر ہم آج اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں تو اوبویسلی ہم اگلے بندے کو اس چیز میں موٹیویٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم لوگ چینج کریں گے ہمارے اندر چینج فیل ہوگا, ہمیں پیور سیٹسفیکشن ملے گی کہ ہاں میں کیا کر رہا ہوں, کیا کر رہا تھا اور اب کیا کر رہا ہوں. ڈفرینس فیل ہوتا ہے, ہر کسی کو ہوتا ہے, لیکن وہ جو ڈفرینس فیل ہونے والی چیز ہے نا وہ ہم نے بند کی ہوئی ہے. ہم اپنے آپ کو فیل نہیں کر سکتے, ہم اگلے بندے کو پھر کیا فیل کریں گے. تو اپنے آپ سے چینج کرنا چاہیے اس چیز کو, پھر ہی ہم لوگ ڈیولپ کر سکتے ہیں, پھر ہی ہم لوگ ترقی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک تو بات ہوتی ہے نا کہ معاشرے کے لیے کچھ کرنا, ایک یہ بات ہوتی ہے کہ معاشرے کے لیے بوجھ بننا. راستے تو دو ہی ہوتے ہیں نا, یا اچھا یا برا. مجھے ایسا شخص آج تک سمجھ میں نہیں آیا جو کہے کہ میں اچھا بھی ہوں میں برا بھی ہوں, یا وہ اچھا ہے یا وہ برا ہے. قبول کرنا چاہیے اس چیز کو. اسی طرح سے آپ نے معاشرے پر بوجھ بننا ہے یا معاشرے پر بوجھ نہیں بننا, معاشرے کے لیے کچھ کرنا ہے, یہ دو ہی راہیں ہیں. ایک طرف تو آپ نے بات کی کہ معاشرے کے لیے کرنا ہے اور آپ کر بھی نہیں ہیں, ماشاءاللہ سے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. ساتھ ہی ساتھ معاشرے پر بہت سے لوگ بوجھ بھی بنے ہوئے ہیں. اگر ہر شخص اپنا اپنا کام صحیح انداز میں کرے تو میرے خیال سے معاشرے کو ضرورت نہیں رہتی کسی کی ہیلپ کی. ایسے ہی ہے. یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کرونا کی سچویشن میں نا کافی فیملیز نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا, جی میرے میٹ کو راشن دے دیں, جی میرا گیٹ کیپر ہے ان کو راشن دے دیں. ارے آپ تو خود بھی تو ان کو راشن دے سکتے ہو, آپ کو ہماری ضرورت کیوں ہے. یہ معاشرے کے اوپر یہ لوگ بوجھ بنے ہوئے ہیں. اگر آپ اپنے اینڈ سے ان کو راشن پرووائڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس جو سفید پوش فیملیز ہیں ہم لوگ ان کو راشن دے دیں گے. لوگ نہیں سوچتے, لوگ دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں, لوگ ہم جیسے لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں. لوگ اگر میرے پاس بلڈ ارینجمنٹ کے لیے آتے ہیں تو وہ پہلے اپنی فیملی میں نہیں پوچھیں گے کہ کس کا وہ والا بلڈ گروپ ہے یا نہیں ہے. لوگ ڈائریکٹلی ہمارے پاس آ جائیں گے. نہیں, اس کی ایک وجہ ہے نا, آپ کے پاس آنے کی کیا وجہ ہے, کیونکہ پتا ہوتا ہے کہ یہاں سے جواب ہی آئے گا, یہاں سے جواب اس وجہ سے. اور اب ایک گھر والی جو اپنی میٹ کے لیے آپ سے راشن ارینج کروا رہی ہے یا کر رہی ہے تو وہ خود بھی تو دے سکتی ہے نا, نہیں دے سکتی, دے سکتی ہے نا, نہیں دیتی.
तो मेड को तो पता है मेरी मालकन ने मुझे कुछ नहीं देना, मैं बाहर से अरेंज कर लूं, ये बेचारी उसका कसूर नहीं है, लेकिन क्योंकि उसको पता होता है। मेड हमसे कांटेक्ट नहीं करती। हाँ, मेड बेचारी कैसे कांटेक्ट करेगी, उसको टाइम मिलेगा तो वो करेगी। लिटरली जब वो हमें आके कहते हैं ना कि हमारी मेड को राशन दे दे, हमारे गेट कीपर को राशन दे दे, हमारे सर्वेंट को राशन दे दे, आप लोग खुद तो अरेंज करें, अपने लिए भी तो आप अरेंज कर रहे हैं ना, थोड़ा बहुत उनके लिए भी तो कर लें। आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे कि इंसानियत के हवाले से हम बात कर रहे हैं और मैंने ये कहा कि या तो मुआशरे पर बोझ बने तो या मुआशरे के लिए काम करें। बोझ नहीं बनना चाहिए, लेकिन हम बोझ बने हुए हैं। कैसे? उस्ताद की हम बात करते हैं। आप माशाल्लाह से पढ़ भी रही हैं इस टाइम, साथ साथ आप अपना सोशल वर्क भी कर रही हैं, अब इन तमाम चीजों को लेकर चल रही हैं ना इकट्ठे। उस्ताद जो होता है वो भी यकीनन बच्चों को लेकर चल रहा होता है, पढ़ा रहा होता है, अपनी सैलरी की खातिर या अपने जज्बे की खातिर। काम तो वो कर रहा होता है उस्तादों वाले। अब उस्ताद ही उस्ताद ना रहे तो क्लास का क्या कसूर है? एग्जैक्टली, बताइए। इसके ऊपर मैं ये कहूंगी, टीचर इज द बैकबोन ऑफ अ स्टूडेंट। हाँ, टीचर स्टूडेंट की ना बैकबोन होती है, जो स्टूडेंट को बताती है कि उन्होंने इन फ्यूचर क्या करना है। मुझे एज अ टीचर काफ़ी ज़्यादा टीचर्स ने सपोर्ट किया जब मैं स्कूल में थी। स्कूल लेवल पे ऑब्वियसली उन्होंने मुझे सोशल वर्क का प्रेसिडेंट बनाया मेरा काम देखकर। टीचर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स दिए, टीचर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा इवेंट्स पे भेजा कि मायदा इस इवेंट पे आप जाएं, आप अपने स्कूल को, आप अपनी सोशल वर्किंग को रिप्रेजेंट करें। तो अब आपको ऑब्वियसली जहाँ पे अपने सीनियर्स की, अपने फ्रेंड्स की, अपनी फैमिली की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वहाँ पे टीचर्स की भी होती है। बहुत ज़्यादा होती है टीचर्स की, क्योंकि बच्चे टीचर्स को ही फॉलो करते हैं, छोटे बच्चे भी और बड़े भी, कि टीचर ने ऐसा कहा था तो ऐसे करना है, टीचर ने ऐसे बात समझाई थी मुझे ऐसे। मुझे आज भी याद है कि जब हम 1, 2, 3 क्लासेस में होते थे, छोटे प्राइमरी स्कूल की बात कर रही हूँ, तो टीचर ने कहा था कि पिंक कलर वाली कॉपी होनी चाहिए आपके पास, और बाजार में पिंक नहीं मिल रही थी और मैंने घर में रोना डाला हुआ था कि मुझे पिंक ही चाहिए। बच्चे इतना फॉलो करते हैं, आजकल के बच्चे भी करते हैं। आजकल के बच्चे टीचर्स जो होते हैं ना बहुत ज्यादा फेवरेटिज्म कर रही है। हाँ, फेवरेटिज्म हो रहे हैं तो कुछ बच्चे बहुत ज्यादा डिसऑर्डर हो रहे हैं, तो वो टीचर्स को फॉलो नहीं कर पाते। इस तरह का भी ट्रेंड आ गया है। अब हर चीज को हमने बिजनेस बनाए हुए हैं। एजुकेशन अब तो बिजनेस बन गया है और साथ भी पता नहीं और क्या क्या बन गया। एजुकेशन को ले ले, हर चीज को ले ले, बिजनेस है, कुछ भी नहीं है। आपको पता है जो टीचर होती है ना, वो कम्युनिकेशन होती है बच्चे के दरमियान में, वो वाला कम्युनिकेशन नहीं रहा। बच्चे टीचर से कहीं हद तक, बच्चे फॉर द फॉर्मेलिटी सिर्फ डिग्री के लिए कॉलेज जा रहे होते हैं, स्कूल जा रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं। जी हमारे पास डिग्री आ जाए यही काफ़ी है, लेकिन डिग्री से पहले स्किल्स आपके मैटर करती हैं। जो आपकी स्किल्स जो है वो टीचर्स ही डेवलप कर सकते हैं। टीचर की अपनी स्किल नहीं डेवलप हुई होती बहन, टीचर ने क्या बच्चे की डेवलप करनी है स्किल? टीचर के पास खुद वर्कशॉप्स नहीं होती, टीचर के पास खुद अपनी स्किल्स को डेवलप करने का कोई सेमिनार, कोई मुहिम, कोई लेक्चर नहीं लिया होता, तो टीचर ने तो फिर डंडा ही चलाना है ना बच्चे। और टीचर विद द रेफरेंस स्कूल आ जाती हैं, किसी रेफरेंस के साथ, उनके पास ड्रॉप हो गया, पढ़ा कर घर चली जाती हैं। तो ये बहुत गलत बात है। ये बहुत गलत बात है। एक यहाँ पर स्टोरी आपके साथ मुख्तसर से अंदाज में शेयर करना चाहूंगी। जैसे कि सोशल मीडिया का आजकल बहुत ज्यादा मैं ये कहूंगी कि एक्टिव है, हर कोई यूज करता है, कोई पढ़ा लिखा है तो भी यूज करता है, कोई अनपढ़ है तो भी यूज करता है, यानी सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। एक सोशल मीडिया पर मैं बैठी ऐसे स्क्रॉल कर रही थी फेसबुक को अपनी, तो देखा कि एक टीचर बच्चों को, कोई देहाती स्कूल था, बच्चे बैठे पढ़ रहे हैं जमीन पर और टीचर उनको यूं पंखे से हवा दे रहे हैं। मैं कहती हूँ क्या फरिश्ता अल्लाह ने पैदा किया है जो बच्चों को पढ़ा भी रहा है और उसको इस चीज का एहसास भी है कि बच्चों को गर्मी लग रही है तो उनको हाथ वाले पंखे से हवा दे रहे हैं। एक तो ऐसे टीचर हैं जिनको दोनों हाथों से सलाम है और सल्यूट है, और एक ऐसे टीचर हैं जनाब, कल परसों की जो खबर बड़ी हाईलाइट हुई भी है, निजी कॉलेज में जनाब जो कि बच्ची को बुला रहे हैं फोन कर करके, प्री मेडिकल की वो स्टूडेंट है और उसको बुलाया जा रहा है कि आओ तुम क्लास लो, जबकि क्लास का ना दिन है ना टाइम है। बाकी क्लास फेलोज वहां पर मौजूद नहीं है, टीचर साहब आए हैं, आदिल उनका नाम है, और वो बड़ी हाईलाइट भी हुई है स्टोरी आजकल कि उनको अपने फ्लैट पर ले गए हैं, 4 घंटे उनको अपनी हिरासत में रखा, उनके साथ ज्यादती की, जब वो बेहोश होने की हालत में आ गई तो फिर उनको उसी कॉलेज के दरवाजे पर फेंक कर चले गए। अब ये तो माशाल्लाह से उस टीचर का किरदार है जिसको अल्लाह ही हिदायत दे, और यकीनन आगे अब स्टेट का क्या काम है ये देखिए कि माशाल्लाह जबरदस्त किस्म का काम किया गया स्टेट की जानिब से कि डीपीओ साहब ने, एसएचओ साहब ने, डीएसपी साहब ने बड़ा भरपूर एक्शन लिया और एफआईआर काट दी गई। 2 दिन के बाद उसके वालिद की मुद्दत में काम हो रहा है और जो एफआईआर काटी गई वो नॉन बेलेबल है। बड़ा अच्छा किरदार अदा किया इदारे ने। हम अक्सर औकात जब कोई गलत काम होता है ना, हम कहते हैं इदारे ठीक नहीं कर रहे, पुलिस ठीक नहीं कर रही, पुलिस ने बिल्कुल ठीक काम किया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो रहा है, वो टीचर साहब जो हैं, आदिल साहब,
मुआशरे पर बोझ और एक कलंक का धब्बा मैं कहूंगी ऐसे टीचर को जिसने ये हरकत किया, वो फोन करवा रहे हैं उसके वालिद को कि केस वापस ले लो, बेल हमारी हो जाने दो, इस मामले को ठप कर दो। मैं ये कहूंगी कि ऐसे शख्स को क्या कहा जा सकता है और क्यों आप कॉल्स करवा रहे हैं? देखिए, जब एट द एंड कोई रिजल्ट नहीं होता ना तो लोग पैसे को प्रेफरेंस देते हैं। फैमिली किसी के सामने पैसे ला के रख दें तो उनकी नीयत खराब हो जाती है। आप फैमिली पे डिपेंड करते हैं कि फैमिली इंटरनली कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कि वो केस को प्रेफरेंस देगी या फिर वो पैसे को प्रेफरेंस देगी। अगर तो ऑब्वियसली वो केस को प्रेफरेंस देगी तो बाकी कॉल वगैरह जो आई है उस चीज को इग्नोर करेगी। यहाँ पर बहुत ज्यादा उनको इमोशनल ब्लैकमेल भी किया जाता है, दूसरी तरह की ब्लैकमेलिंग भी की जाती है। अगर आपने केस वापस नहीं दिया हम आपके साथ ये कर यही कुछ हो रहा है ना, ब्लैकमेलिंग कर दी, मतलब कॉल्स आनी शुरू हो गई है कि अपने केस को आप वापस ले लें। आपको शर्म और हया नाम की चीज नहीं है कि आपके बेटे ने किया क्या और आप करवा क्या रहे? यहाँ पे स्टेट को चाहिए कि वो इन पे कुछ ज्यादा सिक्योरिटी इनको दें। जो कॉल्स कर रहे हैं उनको पकड़े, बिल्कुल उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। जहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने स्टार्टिंग में इतना अच्छा एक्शन लिया है ना, तो इस चीज पे भी बहुत अच्छा एक्शन लेना चाहिए। ठीक है। यहीं पे इसी चीज के साथ मेरे पास भी बहुत ज्यादा हरेसमेंट केसेस आते हैं, बिल्कुल हर तरह के केसेस आते हैं। तो ऑब्वियसली हरेसमेंट केसेस भी आने हैं। ऑलमोस्ट 3 वीक्स पहले की बात है, एक लड़की का बीपी बहुत ज्यादा शूट हो गया था। रात के 2 बजे, वो गवर्नमेंट टीचर है, रात को 2 बजे उनकी बहन उनको हॉस्पिटल लेकर गई। वहाँ पे मेल अटेंडेंट भी था, फीमेल अटेंडेंट भी थी। फीमेल अटेंडेंट अपने रूम में चली गई, मेल अटेंडेंट ने उनका सारा चेकअप वगैरह किया। वहीं पे उन्होंने उनके साथ हरेसमेंट की, पिक्चर्स वगैरह बनाई। जब वो लड़की, उसकी बहन अंदर आई, उस लड़के का मोबाइल लिया, उसने उस लड़की को धक्का दिया, उस लड़की के हाथ से अपना मोबाइल पकड़ा, भाग गया। वो लड़की उस तक पीछे पीछे गई। देन अगले ही दिन उन्होंने FIR कटवाई। वो 1 दिन के लिए अरेस्ट हो गया, लेकिन वो फिर बेल पर रिहाई उसने कर ली। ठीक है। अब उनके साथ स्टेट जो है बहुत कोऑपरेट कर रही है, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रही हैं कि आप अपना केस वापस ले लें, आप हमसे पैसे ले लें। लेकिन ऑन द अदर हैंड अब क्या सीन है, उनको तो जस्टिस चाहिए। ऑब्वियसली अगर उनको जस्टिस नहीं मिलेगा फिर आगे भी जस्टिस नहीं मिलता रहेगा। अब नो डाउट स्टेट हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करी है, लेकिन जो ऐसे लोग हैं ना जो कि केस के अंदर आ जाते हैं और केस को ख़राब कर देते हैं, जो कॉल्स करते हैं, जो पैसे वगैरह देते हैं, जो जैसे लॉयर्स होते हैं, लॉयर्स बिक जाते हैं, लॉयर्स अगली पार्टी के साथ मिल जाते हैं। उसके अलावा कोर्ट्स में डेट्स आगे की आगे दी जाती है। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर प्रॉपर ग्रिप होनी चाहिए हमारी स्टेट की, प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए हमारे स्टेट को, क्योंकि ऐसी चीज़ें हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि जो फैमिली पे गुजर रही होती है, जैसे वो रो के हमसे कांटेक्ट करते हैं ना, उनका सारा का सारा डिप्रेशन हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो हम लोग नहीं देखते कि हम लोग अभी क्या काम कर रहे हैं, हम लोग 110% फिर उस केस पे दे देते हैं। हम लोग खुद से फिर अपने लॉयर्स हायर करते हैं, हम लोग खुद से अपने रिसोर्सेज लिंक्स चलाते हैं। तो अगर स्टेट ही हमारे साथ बहुत ज़्यादा फुली 110% कोऑपरेट करे ना, ऐसे इश्यूज नहीं आएंगे। ठीक है। अच्छा, जहां पर मैं ये बात कर रही हूँ कि अब उसको कॉल्स आ रही हैं कि आप अपना केस वापस ले लें, आप क्या समझती हैं कि इस जगह पर क्या होना चाहिए? इस जगह पे वही होना चाहिए, स्टेट को दोबारा से एक्शन में आना चाहिए। स्टेट एक्शन में आए, स्टेट उन लोगों को पकड़े जो कि कॉल्स कर रहे हैं, उनकी कॉल हिस्ट्री निकलवाए, उनको फॉलो अप करवाए और ऐसे लोगों को जस्ट मतलब उनका मुंह बंद करवा दे कि ऐसे लोग एग्जिस्ट ही नहीं करे, मतलब दोबारा भी इनको कॉल ना कर सके। स्टेट पे इस ज्यादा बहुत ज्यादा एक्शन मैटर करता है, स्टेट को एक्शन लेना चाहिए। ठीक है। और आजकल अगर हम बात करें थोड़ी से ताल्लुकात की और थोड़ी सी वाकफियत की, तो 1 मिनट में CDR निकल आती है और CDR से समझ में आ जाता है कौन कौन कॉल्स कर रहा है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो इस केस में भी CDR निकल सकती है अगर कोई पीछा करके निकलवाना चाहे और इस केस को एंड तक, इंसाफ तक पहुंचाना चाहे। ये बताइए मायदा गफूर कयानी कि आजकल की नई नस्ल, नौजवान नस्ल जो एक अच्छी सोशल वर्कर बनना चाहती है, उसके अंदर क्या क्या खसूसियात और खूबियां होनी चाहिए? अगर तो आपने सोशल वर्कर बनना है ना, तो आपको ह्यूमैनिटी फैक्टर को, जैसे मैंने पहले बोला था, प्रायोरिटी पे लेकर आना चाहिए। अगले बंदे को आपको फील करना चाहिए, अगले बंदे को आपको इस तरीके से फील करना चाहिए कि कोई आपको अगर अपनी बात बता रहे ना, उसका डिप्रेशन आपके अंदर ट्रांसफर होना चाहिए। इतना डीपली आपको इस तरीके से आपको फील करना चाहिए। एहसास होगा तो कुछ होगा। एग्जैक्टली। यहाँ पे मैं एक बात शेयर करूंगी, जब भी मुझे डिप्रेशन होता है ना, मैं हॉस्पिटल्स विजिट करती हूँ। मैं जो बैकवर्ड एरिया से फैमिलीज आई होती है, मैं उनसे मिलती हूँ।
میں ان کے سنتی ہوں ان کو کیا ایشوز آ رہے ہوتے ہیں. اوبویسلی ان کے ریفرنسز بھی نہیں ہوتے اور آپ کو بھی پتہ ہے اگر ریفرنس مل جائے تو کام کتنے اچھے سے ہوتا ہے. تو جسٹ میں ان نونس ہوتے ہیں میں ان کے پاس چلی جاتی ہوں, ان کی بات سنتی ہوں, ان کو ریفرنسز دیتی ہوں اور ان کا کام بھی کرواتی ہوں اور ان کا ڈپریشن. ماشاءاللہ بہت اچھے, زبردست. مائدہ غفور کیانی, بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سوشل میڈیا پہ تو میں نے بہت زیادہ کام کیا ہے, لیکن جو الیکٹرانک میڈیا ہوتا ہے نا وہ ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں پہ ہماری اور زیادہ ورتھ بنتی ہے اور ہم جیسے لوگوں پہ اور زیادہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں. تو سوشل میڈیا سے الیکٹرانک میڈیا پر آنا بہت زیادہ میٹر کرتا ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں فیم کے لیے تو بس اپنے کانٹیکٹ ریفرنسز نکال لیتے ہیں, چھوٹا سا کام کرتے ہیں, الیکٹرانک میڈیا پہ چلے جاتے ہیں. لیکن تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. سوشل میڈیا سے الیکٹرانک میڈیا پہ لانا میں ابھی بھی ایک نارمل انسان ہوں. This is a big step for you. Exactly, a big step for me. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ مائدہ, یو ڈیزرو. تھینک یو سو مچ. ناظرین, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا, پھر سے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.